कहानी शुरू होती है हमारे हीरो नेथन से, जो इस वक्त एकदम मुसीबत में फंसा हुआ है। वो लटका हुआ है एक आर्गो स्ट्रिपर जो पीछे से एक प्लेन से जुड़ी हुई है और पीछे कुछ लोग पड़े हैं उसके पीछे जो किसी भी हाल में उसे मारना चाहते हैं। अब सवाल ये उठता है कि नेथन यहाँ तक पहुँचा कैसे। इसका जवाब मिलता है जब हम करीब 15 साल पीछे जाते हैं। वहाँ दिखाया जाता है छोटा सा नेथन और उसका बड़ा भाई सैम, दोनों चुपके से एक म्यूजियम में घुसे हुए हैं चोरी करने। सैम बताता है कि ये दुनिया का पहला हाथ से बनाया गया मैप है। इसे पुराने जमाने के समुद्री लुटेरे बनाते थे जो हर जहाज को लूटते और कीमती चीजों को एक सीक्रेट जगह पर छुपा देते। इसी वजह से ये मैप बनाया गया था और आज दोनों भाई उसी मैप को चुराने आए हैं। सैम साथ में एक और किस्सा सुनाता है, कैसे मैगेलन नाम का लुटेरा उस खजाने तक तो पहुंच गया था लेकिन उसके बाद उसका कहीं पता ही नहीं चला। अब सैम उस ताले को खोलने की कोशिश करता है जिसमें नक्शा रखा है, मगर जैसे ही वो उसे छूता है सायरन बज उठता है और दोनों पकड़े जाते हैं। लेकिन अनाथ होने की वजह से उन्हें कोई बड़ी सजा नहीं दी जाती। नन बस आखिरी वार्निंग देकर छोड़ देती है। उसी रात कमरे में सैम नेथन से कहता है कि अब वो जा रहा है क्योंकि उसे वो खजाना ढूंढना है जो उनकी किस्मत बदल देगा। जाते जाते वो नेथन को एक लॉकेट और एक पर्चा देता है और कहता है, कभी मत भूलना तू एक खास खानदान की परछाई है। बड़े भाई के जाने के बाद नेथन उस पर्चे को खोलता है। अंदर से एक लाइटर निकलता है लेकिन पन्ना पूरा सफेद था, उस पर कुछ भी लिखा नहीं दिख रहा था। नेथन समझ गया कि इसमें कुछ तो राज छुपा है। उसने लाइटर जलाकर पन्ने को गर्म किया और तभी उस पर छिपे हुए शब्द सामने आए, डोंट फॉरगेट हु यू आर, मतलब कि कभी मत भूलना कि तुम कौन हो। असल में दोस्तों, ये दोनों भाई किसी आम खानदान से नहीं बल्कि पुराने पायरेट्स के खानदान से ताल्लुक रखते थे। अब कहानी 15 साल आगे बढ़ती है। नेथन अब जवान हो चुका है और एक बार में काम करता है, लेकिन सैम से सीखी हुई हाथ की सफाई आज तक उसने नहीं छोड़ी। इसका जीता जागता सबूत अभी दिखता है जब वो बातों बातों में एक हसीन लड़की का ब्रेसलेट बड़ी आसानी से गायब कर देता है। खैर, आज की जरूरत पूरी हो चुकी थी, इसलिए वो बार का काम निपटा कर घर जाने की तैयारी करता है। तभी उसके पीछे से एक शख्स की आवाज आती है, विक्टर नाम का आदमी। उसने हंसते हुए कहा, अच्छा लाइटर है तुम्हारे पास, इसकी कितनी कीमत लगाई है? नेथन बोला, हर चीज को पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। विक्टर मुस्कुराया और बोला, हाँ सही कहा, लेकिन अगर आखिर में 7-8 जीरो जुड़ जाएं तो हर चीज बिक सकती है। इतना कहकर वो वहां से चला गया। अब जब बार बंद करने का समय आया, नेथन ने अपनी जेब टटोली तो देखा कि ब्रेसलेट गायब है। उसकी जगह पड़ी थी विक्टर सुलीवन का कार्ड, यानी शेर को मिल चुका था अपना 1.25 शेर। कार्ड पर लिखे पते को फॉलो करते हुए जब नेथन उसके घर पहुंचा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो जगह किसी छोटे संग्रहालय से कम नहीं थी। हर तरफ ऐसी ऐसी बेशकीमती चीजें पड़ी थीं जिनकी चोरी की खबरें दुनिया ने कभी न कभी सुनी थीं। और वहीं रखा हुआ था वो पुराना नक्शा जिसे चुराने का सपना कभी दोनों भाइयों ने देखा था। इतने में वहाँ विक्टर आता है। नक्शे को देखते ही नेथन की तरफ देखकर कहता है, तो कैसा लगा ये नक्शा? मुझे पता है तुम्हारे भाई ने भी इसे चुराने की कोशिश की थी। अपने भाई का नाम सुनते ही नेथन चौंक जाता है। दिमाग में बस एक ही सवाल, ये उसे जानता कैसे है? तब विक्टर बताता है, सालों पहले मैं उसी के साथ काम करता था। हमने कई खोजें की लेकिन अचानक एक दिन वो गायब हो गया और मेरा सपना अधूरा रह गया। नेथन पूछता है, तो क्या था तुम्हारा सपना? विक्टर जवाब देता है, उस प्राचीन खजाने को पाना जिसकी चाह तो हर किसी ने की है, लेकिन उसके सबसे करीब अब तक सिर्फ एक ही शख्स जा पाया, मैगेलन। ये सुनते ही नेथन की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। विक्टर फिर उसके सामने एक डील रखता है, अगर तुम मेरी मदद करोगे इस ट्रेजर को ढूंढने में तो मैं तुम्हें तुम्हारे भाई तक ले जाऊंगा। शुरू में नेथन मना कर देता है, लेकिन भाई सैम की याद में, जिसे उसने 15 सालों से नहीं देखा, आखिरकार हाँ कर देता है। घर लौटकर नेथन विक्टर के दिए हुए कुछ फोटो ध्यान से देखता है। ये फोटो ही उस नक्शे और खजाने तक पहुंचने के रास्ते थे। सुबह होते ही उसे पता चलता है कि खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें 2 चाबियों की जरूरत होगी। उनमें से एक चाबी क्रॉस जैसी दिखती है जिसकी नीलामी सिर्फ 2 दिन बाद होने वाली है, मतलब उससे पहले हर हाल में उसे चुराना पड़ेगा। यहीं से दोनों लग जाते हैं जोरदार प्लानिंग में। सबसे पहला काम, अमीर लोगों की तरह दिखना ताकि आसानी से ऑक्शन हॉल तक पहुंच सके। इसके लिए उन्होंने नकली बिलियनियर आईडी बनाई और उसी के सहारे पहुंच गए अपने पहले पड़ाव पर, जहां रखी थी वो क्रॉस चाबी। प्लान बहुत सिंपल था। नेथन जाकर जनरेटर बंद कर देगा जिससे वहां अंधेरा हो जाएगा और उसी मौके का फायदा उठाकर विक्टर असली चाबी की जगह नकली चाबी रख देगा। लेकिन यहाँ पर खुलासा होता है कि इस खजाने के पीछे सिर्फ नेथन और विक्टर ही नहीं बल्कि एक और खतरनाक खिलाड़ी भी है जिसे लोग मोनेटेगो के नाम से जानते हैं। इधर विक्टर ने नेथन को इशारा किया, जा लाइट बंद कर। नेथन जैसे ही बढ़ा थोड़ी गड़बड़ हो गई। वो गार्ड्स की नजर में आ गया। बचने के चक्कर में उसने ऊपर लगी सीलिंग लाइट को पकड़ लिया और झूलने लगा। दरअसल ये अचानक बना उसका प्लान था ताकि सबका ध्यान उसी पर टिक जाए। उधर इसी मौके का फायदा उठाकर विक्टर चुपचाप एक गार्ड की ड्रेस पहन लेता है और असली क्रॉस चाबी की जगह नकली रखकर वहां से गायब हो जाता है। इधर नेथन भी ड्रामा करके माफी मांगता है और बाहर निकल आता है। दोनों की मुलाकात बाहर होती है। विक्टर उसे चाबी दिखाते हुए कहता है, अब हमें बार्सिलोना जाना होगा, वहीं है हमारा अगला पड़ाव। लेकिन जाने से पहले वो नेथन को एक पुरानी डायरी दिखाता है। उस डायरी में अजीब अजीब चीजों का जिक्र था, जैसे टूटा हुआ जहाज, घना जंगल और कभी न खत्म होने वाला समुंदर। ये सब क्यों लिखा था? इसका राज आगे की कहानी में धीरे धीरे खुलने
वाला है। फिलहाल विक्टर ने नेथन को उनके तीसरे पार्टनर से मिलवाया, एना। उसके पास थी दूसरी चाबी, लेकिन हैरानी की बात ये हुई कि एना ने साफ मना कर दिया इनके साथ काम करने से। विक्टर को ये कुछ ठीक नहीं लगा, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक तो एना राजी थी। तभी नेथन को अपने बैग की जेब खुली मिली और इसका मतलब साफ था, चोरी हो चुकी है। तो अब आता है एक मजेदार चेसिंग सीन। नेथन इधर उधर कूदता फांदता है, जैसे खून में सचमुच स्पाइडरमैन ही दौड़ रहा हो। काफी मशक्कत के बाद आखिरकार वो लोग एना को पकड़ लेते हैं। उसे समझाया जाता है, अगर तुम दोनों चाबियां ले भी आई तब भी खजाने तक नहीं पहुंच पाओगे, क्योंकि उसके पीछे ऐसे ऐसे लोग पड़े हैं जो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर सुरक्षित रहना है तो तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी। एना को भी बात समझ आती है, इसलिए वो आखिरकार मान जाती है। तीनों पहुंचते हैं एक पुराने चर्च में, जिसका जिक्र डायरी में था। चर्च के अंदर एक पेड़ था जो उन्हें आगे का क्लू देने वाला था। उधर दूसरी तरफ मोंटेगो को पता चलता है कि उसके पिता अपनी सारी जायदाद दान करने वाले हैं। ये खबर उसके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं थी, इसलिए उसने ब्रडी नाम की औरत को हायर कर लिया। अब किस काम के लिए हायर किया ये तो आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। रास्ते से कांटे हटाने के बाद मोंटेगो ने ब्रडी को नया काम सौंपा, नेथन और विक्टर को पकड़ना और चाबी हथियाना। वापस चर्च में तीनों पूरी कोशिश करते हैं कोई न कोई सुराग ढूंढने की। नेथन अपने भाई सैम के दिए नोट्स भी देखता है, मगर उसमें कुछ खास नहीं मिलता। तभी विक्टर को एक अजीब सा निशान दिखता है जो चर्च के फर्श पर बना हुआ था। वो उन्हें एक मूर्ति तक ले जाता है। मूर्ति को छूते ही एक गुप्त सुरंग खुल जाती है। हालांकि इससे पहले इन पर हमला भी होता है, लेकिन किसी तरह ये बचकर निकल जाते हैं। यहाँ विक्टर कहता है, मैं बाहर ही रुका हूँ ताकि बाकी लोगों पर नजर रख सकूं, तुम दोनों अंदर जाओ। वो उन्हें मोबाइल भी देता है ताकि टनल के अंदर रहते हुए वो उससे कनेक्ट रह सके। टनल में जाते ही उन्हें कुछ होल्स मिलते हैं जिनमें नेथन अपनी चाबियां लगाता है। तो अब सीन पलट जाता है। जैसे ही नक्शा हाथ लगता है, एना जो अब तक पार्टनर बनी हुई थी, उन्होंने अचानक नेथन पर बंदूक तान दी। ये देखकर नेथन चौंक गया और बोला, ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तो तुम्हारी जान बचाई थी। एना हल्की मुस्कान के साथ जवाब देती है, मुझे तुमसे नहीं, तुम्हारे पार्टनर से दिक्कत है। उसी ने तुम्हारे भाई को धोखा दिया था, लेकिन इस बार मैं उसकी चाल में नहीं फंसने वाली। इतना कहते ही वो आगे बढ़कर विक्टर को मार देती है और नेथन को जोरदार चोट मारकर बेहोश कर देती है। सब कुछ समेटकर एना वहाँ से फरार हो जाती है। कुछ देर बाद नेथन की आंख खुलती है। सामने विक्टर खड़ा होता है, लेकिन इस बार नेथन के चेहरे पर गुस्सा और नाराजगी साफ झलक रही थी। उसने सीधा कहा, तुमने मुझसे झूठ बोला था मेरे भाई सैम के बारे में। विक्टर उसे मनाने की कोशिश करता है, बार बार समझाता है, लेकिन नेथन उसकी एक नहीं सुनता और उनकी साझेदारी यहीं टूट जाती है। सीन शिफ्ट होता है और अब कैमरा सीधा पहुंचता है मोंटेगो के पास। उसके साथ खड़ी थी एना। जी हाँ, एना शुरू से ही मोंटेगो के साथ मिली हुई थी। ये पूरा प्लान उसी का था। अब मोंटेगो के पास दोनों चाबियां और असली नक्शा था। वो उसे स्कैन करवाता है और उस खजाने की एग्जैक्ट लोकेशन पता लगा लेता है। उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। इधर दूसरी तरफ नेथन अपना सामान पैक कर रहा होता है। तभी विक्टर फिर से आता है और कहता है, हाँ, मैंने तुमसे झूठ कहा था कि तुम्हारा भाई कहीं खो गया है। असली सच्चाई ये है कि सैम अब इस दुनिया में नहीं है। उसे मारा था मोंटेगो ने, मैं नहीं। मेरी तो उससे अच्छी दोस्ती थी। उसी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था, तभी मैं तुम तक पहुंच पाया। ये बातें सुनकर नेथन थोड़ी देर खामोश रहता है। कहीं ना कहीं उसे विक्टर की बात ठीक लगती है और यहीं से वो तय कर लेता है कि चाहे कुछ भी हो, खोज अब जारी रखनी है। सीधा सीन कट होता है एयरपोर्ट पर। मोंटेगो अपने पूरे सामान और टीम के साथ उस रहस्यमयी द्वीप की ओर रवाना हो रहा था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी संतुष्टि और खुशी साफ झलक रही थी, मानो खजाना अब उससे बस कुछ कदम दूर रह गया हो। इसीलिए अपनी पूरी टीम के साथ मोंटेगो कुछ पुराने किस्से शेयर कर ही रहा था कि तभी अचानक इब्राडी आकर उसका कत्ल कर देती है। जी हाँ, उसी के फिराक में तो वो शुरू से थी, लेकिन उसकी नजर अभी और बड़े शिकार पर थी, क्योंकि एक और शख्स को खत्म करने के बाद ही उसे सुकून मिलता। उधर थीना ने ये पूरा माजरा अपनी आंखों से देख लिया और डर कर कहीं छुप गई। इस बीच विक्टर और नेथन भी बाहर आ चुके थे और सीधे नक्शे की तलाश में लग गए। थोड़ी देर बाद उन्हें नक्शा मिल भी गया। वहीं पास में मोंटेगो की लाश पड़ी थी, जिसे देखकर दोनों समझ गए कि मामला कितना खतरनाक हो चुका है। खैर, इन्हें लाश से कोई लेना देना नहीं था। विक्टर ने तुरंत कहा, मैं नीचे कूद रहा हूँ, तुम भी पीछे आ जाना। और फिर उसने पैराशूट लेकर छलांग लगा दी। जैसे ही उसने बॉक्स खोले, सारे बक्से हवा में उड़ने लगे और एना भी बाहर आ चुकी थी। यानी कि अब गोलीबारी होना तो तय था। दोनों तरफ से गोलियां चली, घूंसे चले और तभी इन दोनों के पास से एक बड़ा बॉक्स गुजर गया। दोनों ने फौरन छलांग लगाई और उनका पैराशूट खुल गया। किसी तरह उनकी जान बची, लेकिन इस दौरान नेथन और विक्टर फिर से अलग हो गए। अब सवाल यह था, क्या नेथन दोबारा एना पर भरोसा करेगा? दोनों बहते बहते एक छोटे से टापू पर जा पहुंचे, जहां कुछ होटल भी बने थे। दोनों ने वहीं रात गुजारने का प्लान बनाया। उधर ब्लडी गुस्से से पागल था, क्योंकि उसके पास अब न नक्शा था न चाबियां। उस रात नेथन ने अपना तेज दिमाग लगाया और चाबियों की मदद से असली मैप के सही कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए। अब उसे साफ पता चल चुका था कि खजाना कहाँ छुपा है, लेकिन एक और दुविधा थी, क्या वो एना पर यकीन करे या नहीं। इसी बात की टेस्टिंग के लिए उसने नकली कोऑर्डिनेट्स टेबल पर लिखकर छोड़ दिए और फिर सो गया। सुबह नेथन की नींद खुली तो उसने टेबल पर एक चिट्ठी देखी, जिस पर लिखा था, सॉरी, यानी एना जा चुकी थी और वहीं कर बैठी, जो नेथन को पहले से शक था। लेकिन असल में वो जिस जगह जा रही थी वो गलत कोऑर्डिनेट थे। यही तो नेथन चाहता था। उसे अब साफ हो गया कि भरोसा सिर्फ अपने दिमाग और अपने मकसद पर ही करना
करना है, क्योंकि नेथन को भी आखिर अपनी एमजे पर ही भरोसा रहता है, किसी और पर नहीं। अब नेथन बोट लेकर निकल पड़ा, लेकिन उसकी ये चाल ज्यादा देर तक छुपी नहीं रही। दूर कहीं ब्लडी की दूरबीन ने उसे देख लिया, यानी अब एक और बड़ी टक्कर पकी थी। आगे बढ़ते बढ़ते नेथन उस रहस्यमयी गुफा तक पहुंच गया, जिसके उस पार वही चीज छिपी थी जिसकी तलाश में सदियों से ना जाने कितने लोग जान गंवा चुके थे। पर आज किस्मत ने यह मौका उसी के लिए लिखा था। वहाँ सामने दो विशाल लुटेरे जहाज खड़े थे, जो सोने से लबालब भरे थे। अरबों की दौलत उसकी आंखों के सामने थी। इसी बीच वहाँ विक्टर भी पहुंच गया, जो नेथन को ट्रैक करते करते पीछे पीछे चला आया था। दोनों ने एक दूसरे को देखा और अपनी जीत का जश्न मनाया। लेकिन नेथन के लिए यह सोना महज सोना नहीं था, यह उसके भाई का अधूरा सपना था, और आज उसने उसे पूरा कर दिया था। लेकिन जैसे ही लगा कि सपना सच हो चुका है, उसी वक्त उस सपने को नजर लग गई, क्योंकि वहाँ ब्लडी भी आ पहुंची अपने प्लान के साथ। उसका इरादा था इन दोनों जहाजों को हेलीकॉप्टर के सहारे हवा में उठाकर ले जाने का। अब नेथन और विक्टर ने प्लान बनाया कि दोनों उसी हेलीकॉप्टर में छुपेंगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने सोने को अपनी आंखों के सामने दूर जाते देखा, उनका मन डगमगा गया। विक्टर ने नया दांव चला, इन दोनों में से एक हेलीकॉप्टर तक पहुंचना ही होगा, ताकि कम से कम एक शिप को बचाया जा सके। इसके बाद शुरू हुई असली जंग। गोलियां, घूंसे, रस्सियों की जद्दोजहद, सब कुछ। विक्टर धीरे धीरे रस्सियों को पकड़कर ऊपर चढ़ता गया और आखिरकार दोनों पायलट को खत्म कर हेलीकॉप्टर पर कब्जा जमा लिया। ब्लडी ने यह देखा तो उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने तुरंत अपने दूसरे हेलीकॉप्टर को पीछे लगा दिया। अब आसमान में दो शिप झूल रहे थे, जैसे कोई खिलौना हो। टक्कर इतनी खतरनाक थी कि लग रहा था अगले ही पल सब कुछ खत्म हो जाएगा। नेथन ने हिम्मत नहीं हारी। उसने एक तोप का गोला छोड़ा, जिससे पहला हेलीकॉप्टर जोरदार धमाके के साथ उड़ गया, और ब्लडी भी उसी में थी। लेकिन आखिरी लम्हे में वह छलांग लगाकर दूसरे शिप पर चढ़ गई। अब इन दोनों के बीच फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें विक्टर भी कूद पड़ता है और अपने साथी को ऊपर आने को कहता है। तभी हम देखते हैं कि पुराने जहाज की रस्सियां कमजोर होने लगती हैं। ब्लडी को अब भी उस सोने की पड़ी होती है, इसीलिए वह उसे छोड़ती नहीं। तब नेथन क्या करता है, वह अपना बैग उठाकर उसके चेहरे पर जोर से मार देता है। ब्लडी नीचे पानी में गिर पड़ती है, लेकिन तभी पूरा सोने से भरा जहाज उसी के ऊपर आ गिरता है और वह डूब जाती है। पहले तो नेथन और विक्टर को बहुत बुरा लगता है कि अपनी मंजिल के इतने करीब आकर भी वे खजाना हासिल न कर सके। लेकिन कभी कभी कुछ चीजों को पा लेने से ज्यादा जरूरी होता है उन्हें महसूस कर पाना, और यह दोनों उसे महसूस कर चुके थे। उनका उद्देश्य खजाने को ढूंढना था, जिसमें वे सफल हुए। हालांकि विक्टर को बुरा लगता है कि वह सोना अपने साथ नहीं ले जा पाया, लेकिन नेथन उसके सामने कुछ सोने की ईंटें निकाल कर रख देता है। यह देखकर विक्टर खुशी से झूम उठता है, यानी विक्टर को सोना मिल गया और नेथन को भाई जैसा एक सच्चा दोस्त। और इसी के साथ इस कहानी का यही अंत होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें।